बहुत समय पहले की बात है। विंदापुर गांव में दो जुड़वा बहनें सोनिका और मोनिका अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनिका और मोनिका कहने के लिए तो जुड़वा बहनें थीं, लेकिन दोनों रंग रूप और स्वभाव में अलग थीं। मोनिका बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, नीली नीली आंखें और बाल लंबे घने सुनहरे थे, लेकिन वो स्वभाव की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सोनिका का रंग सांवला था और सबसे बड़ी बात वो गंजी थी। बचपन में सोनिका के बाल भी बहुत ज्यादा अच्छे और लंबे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे किसी बीमारी की वजह से उसके बाल झड़ने शुरू हो गए और 10 साल की उम्र में वो पूरी तरह गंजी हो गई, जिस वजह से सोनिका को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे, उसके ऊपर हंसते थे, यहाँ तक कि उसकी अपनी सगी बहन भी उसका खूब मजाक बनाया करती थी। सोनिका, क्या तुमने कंघी देखी है? मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। मैंने सोचा क्या पता तुमने अपने बाल संवारे हो और तुमने कहीं रख दी हो। बताओ, क्या तुमने कहीं देखी है? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो। भला मुझे कंघी की क्या जरूरत? तुम मेरा मजाक बना रही हो ना मोनिका? बाहर वाले मेरा मजाक बनाते ही हैं। उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर ही रखा है और घर में तुम। मुझे कहीं तो चैन से जीने दो। अब तुझे देखकर हंसी आती है तो हम अपनी हंसी रोक नहीं सकते। वैसे मुझे तुझे अपनी बहन कहते हुए भी बहुत शर्म आती है। मैं कहाँ अप्सरा सी सुंदर जो मुझे एक बार देखे दीवाना हो जाए, और दूसरी तरफ तू मेरी जुड़वा बहन, ना रंग रूप ना सिर पर बाल, बिल्कुल गंजी तबले की तरह। अरे वाह, तबला! वैसे भी मैं खरीदना चाह रही थी। माँ के पैसे ही बच जाएंगे, मैं तेरे सिर पर ही तबला बजा लूंगी। तभी उनकी माँ सरिता उन्हें आवाज लगाती है। सोनिका, मोनिका, कहाँ हो? मेरी प्यारी बच्चियों, जल्दी मेरे पास आओ। क्या हुआ मम्मी? आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सोनिका और मोनिका, तुम बरखा आंटी को तो जानते हो ना, मेरी बचपन की दोस्त। उसकी बेटी की शादी है। मेरे जोड़ों में दर्द है तो मैं शादी में जा नहीं सकती, लेकिन मैंने बरखा से वादा किया है कि मेरी दोनों बेटियां जरूर आएंगी, इसलिए तुम दोनों अभी निकल जाओ। मम्मी, मुझे अपनी इंसल्ट कराने का कोई शौक नहीं है। मैं इस बदसूरत गंजी के साथ कहीं नहीं जाने वाली। मेरा एक अपना स्टेटस है जो इसकी वजह से मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपने घर से बाहर निकलने में भी बहुत शर्म आती है, और आप कह रही हैं कि मुझे इसके साथ शादी में जाना होगा। नहीं मम्मी, मैं इस गंजी बदसूरत लड़की के साथ कहीं नहीं जाने वाली। मोनिका, सोनिका तुम्हारी जुड़वा बहन है और तुम उसकी इतनी इंसल्ट कर रही हो। क्या तुमने कभी सोचा है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो, अपनी बहन के बारे में कभी नहीं सोचती। जिसे तुम गंजी बदसूरत कह रही हो, तुम आज उसी की वजह से जिंदा हो, वरना तो स्वर्ग पधार चुकी होती। तुझे टाइफाइड में खून की कमी हो गई थी, तब इसी बदसूरत लड़की ने तुझे अपना खून देकर बचाया था। मोनिका बेटा, इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है, उसके स्वभाव से होती है, जैसे सोनिका बेटी का है। मम्मी, आप मोनिका को इतना फोर्स क्यों कर रही हैं? अगर मोनिका को मेरे साथ जाने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, मोनिका अकेली चली जाएगी, मैं आपके साथ रह लूंगी। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, तुम दोनों को एक साथ जाना है, और मोनिका कब तक अपनी मनमानी चलाते रहेगी? अगर हम हमेशा इसकी बात मानते रहे तो एक दिन बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए मोनिका, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, सोनिका तुम्हारे साथ शादी में जरूर जाएगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अपनी माँ के जिद करने पर मोनिका सोनिका को साथ ले जाने के लिए मान जाती है। दोनों बहनें अच्छे से तैयार होकर शादी में जाने के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें उनके कॉलेज के कुछ लड़कियाँ मिलती हैं, जो सोनिका को देखकर बहुत ज्यादा हंसती हैं, उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। देखो देखो, हमारे कॉलेज का उजड़ा चमन कहीं शादी में जा रहा है। इस उजड़े चमन को शादी में जाने की क्या जरूरत? इसकी वजह से बच्चे डर जाएंगे। एक बहन परियों की तरह सुंदर और दूसरी बहन अमावस की तरह डरावनी। वैसे मोनिका, शर्म नहीं आती अपनी इस बहन को अपने साथ कहीं ले जाते हुए, इसके साथ घूमते हुए? अगर मेरी कोई ऐसी बहन होती मैं तो उसे कब का धक्के मारकर निकाल देती, लेकिन तेरी तरह उसके साथ घूमती फिरती नहीं। हाँ यार, तुम लोग सही कह रही हो। दिल तो मेरा भी कुछ ऐसे ही करता है, मगर मम्मी की वजह से इसे बर्दाश्त कर रखा है। उनकी वजह से इसके साथ शादी में जाना पड़ रहा है, वरना मैं तो इसे कभी नहीं लेकर जाती। काली कलूटी बदसूरत गंजी कहीं की, हमेशा अपनी वजह से मेरी इंसल्ट करवाती रहती है। अपनी बहन और कॉलेज की लड़कियों की बातें सुनकर
सोनिका का दिल बहुत ज्यादा दुख जाता है। वो मन ही मन में बहुत ज्यादा रोती है। हे ऊपर वाले, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। मम्मी के बाल कितने लंबे घने हैं, कितने ज्यादा सुंदर है। साथ ही मोनिका के भी, पापा के भी बाल बहुत सुंदर और घने हैं। सिर्फ मैं ही गंजी क्यों हूँ? तूने मुझे कौन से पाप की सजा दी? अगर तुम मुझे भी थोड़े से बाल दे देता और रंग रूप दे देता तो इस तरह मेरी बहन इन लड़कियों के साथ मिलकर मेरा मजाक नहीं उड़ा रही होती, ये सब मेरे ऊपर हंस नहीं रहे होते। तुझे पता है मुझे कितना दुख होता है। सब लोग मेरे गंजेपन का, मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाते हैं। मेरा दिल करता है मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊं और तुझसे पूछूं कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया। अब यहाँ खड़े होकर आंसू ही बहाती रहेगी या शादी में भी जाना है? चल, देर हो रही है। सोनिका अपने आंसू साफ करती है और मोनिका के साथ शादी में जाने के लिए कुछ दूर और चलती है तो उसे एक खरगोश दर्द से कराहता हुआ नजर आता है। अरे कोई है, मेरी मदद करो, मेरा जख्म मुझे मार देगा। कोई तो मेरे जख्मों पर मरहम लगा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मोनिका, हमें इस खरगोश की मदद करनी चाहिए। देखो तो जरा ये दर्द से कैसे कहरा रहा है। ओ हेलो मैडम, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। एक तो वैसे ही तेरी वजह से इतनी देर हो गई। तू चल यहाँ से, हम इस खरगोश के बच्चे की मदद नहीं करेंगे। वैसे भी आजकल जानवरों की चिंता कौन करता है। चल, हमें देर हो रही है। इसका क्या है, ये तो दर्द से कराहता कराहता मर जाएगा। मोनिका, ये तुम क्या कह रही हो? अगर ये जानवर है तो क्या हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये दर्द में कैसे करा रहा है? अगर तुम्हें इसकी मदद नहीं करनी तो मत करो। तुम्हें शादी में जाना है ना तो जाओ, लेकिन मैं इसकी मदद किए बिना यहाँ से हिलूंगी नहीं। इसके अंदर भी हमारी तरह जान है, हमारी तरह इन्हें भी दर्द होता है। मोनिका सोनिका को अकेला छोड़कर चली जाती है, लेकिन सोनिका उस जख्मी खरगोश को छोड़कर नहीं जाती। वे उस खरगोश की चोट की सफाई करती है और फिर आसपास के पेड़ों से जड़ी बूटी इकट्ठा करके उसकी चोट पर लगा देती है, जिस वजह से उस खरगोश को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। वो खरगोश सोनिका को धन्यवाद करता है। सोनिका खरगोश की मदद करके मोनिका के पास पहुंच जाती है। कुछ दूर और चलने के बाद मोनिका और सोनिका को दो चमकती हुई कंघी नजर आती है, जिसमें से एक सोने की तरह चमक रही थी और दूसरी चांदी की तरह। मोनिका, देखो तो ये कैसा अद्भुत नजारा है, सोने और चांदी की कंघी। ऐसी कंघी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। सच में ये कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। सोनिका मोनिका से ऐसा कह रही थी, तभी वहाँ पर झाड़ू पर बैठकर एक जादूगरनी आती है और वो सोनिका मोनिका से कहती है, ये जादुई सोने और चांदी की कंघी तुम्हें देने के लिए ही यहाँ लगाई गई है। अगर तुम जादुई सोने की कंघी चुनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। जैसे ही तुम एक बार जादुई सोने की कंघी अपने बालों में करोगी तो तुम एक ऐसी गुफा में पहुँच जाओगी जहाँ पर सोना, हीरे, जवाहरात सब कुछ है। लेकिन अगर तुमने जादुई चांदी की कंघी चुनी तो तुम एक ऐसी जगह पहुँच जाओगी जहाँ पर परेशान, बीमार लोगों को तुम्हारी जरूरत है और तुम वहाँ जाकर उनकी जरूरतों को पूरा करोगी, उनकी सेवा करोगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम दोनों जादुई सोने और चांदी की कंघी में से कौन सी कंघी चुनना पसंद करोगी। जादूगरनी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। आप कैसी बेवकूफों वाली बात कर रही हो। ये तो साफ है कि हर किसी को जादुई सोने की कंघी चाहिए। आज के टाइम में कौन किसकी मदद करना चाहता है? कौन किसी परेशान बीमार इंसान की सेवा करना चाहता है? हर किसी को तो धन दौलत, पैसा, रुपया इसी की जरूरत है। इसलिए मैं तो जादुई सोने की कंघी चुनती हूँ। कोई बेवकूफ ही होगा जो जादुई चांदी की कंघी चुनेगा। जादूगरनी जी, मैं जादुई चांदी की कंघी चुनती हूँ। अगर मेरी वजह से परेशान बीमार लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी तो इससे बड़ी धन दौलत मेरे लिए और कुछ नहीं है। और वैसे भी लालच बहुत बुरी बला होती है। लालची लोग लालच में बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। इसलिए मैं लालची न बनते हुए परेशान और बीमार लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ठीक है मोनिका, ये लो तुम्हारी जादुई सोने की कंघी और सोनिका, ये लो तुम्हारी जादुई चांदी की कंघी। अब इनकी मदद से तुम अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाओगी जहां पर तुम्हें जाना चाहिए। वो जादूगरनी मोनिका और सोनिका को जादुई सोने और चांदी की कंघी दे देती है और फिर अपने झाड़ू पर बैठकर वहाँ से चली जाती है।
जैसे ही मोनिका जादुई सोने की कंघी अपने बालों पर फेरती है तो वो एक गुफा में पहुंच जाती है, जहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। वहीं जैसे ही सोनिका जादुई चांदी की कंघी अपने सिर पर फेरती है तो उसके सिर पर बहुत ही ज्यादा सुंदर घने काले लंबे बाल आ जाते हैं और उसका रंग दूध की तरह सफेद हो जाता है। सोनिका बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर बहुत बड़ा बगीचा था और वहां पर कुछ परियां थीं। ये सब देखकर सोनिका बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी एक परी सोनिका के पास आती है और उससे कहती है, सोनिका, हमें कब से एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो लालची ना हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। जब जंगल में हमने तुम दोनों बहनों को देखा तो हमने तुम्हारी परीक्षा ली। तुम्हें जंगल में एक कराहता हुआ खरगोश मिला तो तुमने तुरंत उसकी मदद की। उसके बाद तुम्हें जादुई सोने और चांदी की कंघी नजर आई और उसकी मदद से हमने तुम्हें लालच भी देने की कोशिश की, लेकिन तुम लालच में नहीं आई। तुमने जादुई चांदी की कंघी चुनी। तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल भी लालची नहीं हो। अब तुम हमारी मदद आसानी से कर सकती हो। तुम हमें अपने साथ इस दीवार के पार ले जाओ। परी जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे किसी परी की मदद करने का मौका मिल रहा है और आपकी वजह से मुझे इतना सुंदर बाल मिला, इतना अच्छा रंग रूप मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परी के कहने पर सोनिका उन सब परियों का हाथ पकड़ती है और उनके साथ उस दीवार को पार कर लेती है। वो परियां हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोनिका उस काली गुफा में घूम रही थी और उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। धन दौलत, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात कहाँ हैं? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं जादूगरनी ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मोनिका ऐसा कह ही रही थी, तभी उसके पीछे एक बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर मोनिका और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वो चुड़ैल मोनिका से कहती है, मुझे पता है कि तुम धन दौलत लेने यहाँ आई हो। तुम्हें धन दौलत तभी मिलेगी जब तुम अपनी जादुई सोने की कंघी सर पर फेरते हुए ये कहोगी कि ए जादुई सोने की कंघी, जो चुड़ैल चाहती है मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे ऐसा कहते ही तुम्हें धन दौलत मिल जाएगी। अच्छा, सिर्फ इतना ही कहना है तो ठीक है। ए जादुई सोने की कंघी, जो चुड़ैल चाहती है मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बहुत सारा धन दौलत मिल जाए। मोनिका के इतना कहते ही जादुई सोने की कंघी की मदद से उसकी सारी सुंदरता छिन जाती है और उसकी सारी सुंदरता चुड़ैल के पास आ जाती है। मोनिका बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत कर मोनिका बहुत रोती है और चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश होती है और बहुत ज्यादा हंसती है। बेवकूफ, धन दौलत के लालच में आकर मेरी बातों में आ गई। मेरी बदसूरती खुद ने ले ली और अपनी सुंदरता मुझे दे दी। मैं तेरी सुंदरता ही तो लेना चाहती थी। अब जा यहाँ से, तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो यहाँ से निकल जा, वरना तुझे खाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चुड़ैल की बात सुनकर मोनिका वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। वृंदापुर नाम के एक छोटे से गांव में सोनम नाम की एक लड़की रहती थी। सोनम अपने पिता रामकिशन के साथ रहती थी। वो बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। रामकिशन अपनी बेटी का और अपना पेट भरने के लिए एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उसी से किसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। सोनम की उम्र अब शादी लायक हो गई थी, इसलिए उसके पिता को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। सोनम की उम्र अब शादी लायक हो चुकी है, मुझे अब उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। इतना सोचकर रामकिशन अपनी बहन को फोन करता है और कहता है, हेलो, कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ रामकिशन, तू बता कैसा है? आज कैसे याद किया तूने अपनी बहन को? दीदी, सोनम की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए ना। ठीक है रामकिशन, मैं पता करूँगी। यदि कोई अच्छा परिवार मिला तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। इतना कहकर रामकिशन की बहन फोन काट देती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं।
कुछ दिनों बाद रामकिशन की बहन खुद उसके घर आती है और कहती है, भैया लड़के का नाम विनोद है। हमारी सोनम के लिए विनोद से अच्छा लड़का आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर काम करता है। मेरी बात मानो तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। लड़के वाले बहुत अमीर है, ऐसा रिश्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। लड़का शहर में रहता है, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि उसकी शादी गाँव की लड़की से हो। दीदी लड़का आपको पसंद है तो अच्छा ही होगा, आप उनको यहाँ बुला लीजिए। यहाँ आएंगे तो सोनम को भी देख लेंगे और दोनों बच्चे आपस में बात भी कर लेंगे। इसके कुछ दिनों बाद विनोद अपनी माँ के साथ सोनम को देखने आता है। सोनम दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए एक ही नजर में विनोद और उसकी माँ को सोनम बहुत पसंद आती है और वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद एक अच्छा मुहूर्त देखकर सोनम के पिता सोनम और विनोद की शादी करवा देते हैं। विनोद की माँ बहुत ही अत्याचारी और तेज औरत थी। सोनम के घर में जाने से पहले ही वो घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे देती है और जब सोनम अपने ससुराल जाती है तो वो उसके सामने घर के काम करने का दिखावा करने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में भी इतना सारा काम करना पड़ता है, हाय मेरे घुटने। तभी वहाँ पर उसका छोटा बेटा नितिन आता है और कहता है, माँ मुझे फटाफट 5,000 रुपए दे दो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे पार्टी करनी है। मैं जरा जल्दीबाजी में हूँ तो मैं जा रहा हूँ, भैया को बोल देना मुझे पेटीएम कर देंगे। इतना कहकर नितिन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सोनम आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब घर का सारा काम मैं खुद ही कर लिया करूँगी, अब आप केवल आराम कीजिएगा। नहीं बहू, अभी तो तुझे आई हुए एक दिन भी नहीं हुआ है। अगर तेरे से काम करवा लिया तो तेरा पति और ये समाज मुझे ताने दे देकर मार देंगे। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, लोग जो भी कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। और रही बात मेरे पति की तो उन्हें मैं समझाने के लिए हूँ ना, और वैसे भी काम करने की तो मुझे आदत है, गाँव में मैं खूब काम किया करती थी। ठीक है बहू, तो जरा ये झाड़ू पोछा का काम कर ले। सुन, झाड़ू पोछे के बाद खाना भी बना लेना, तब तक मैं देखती हूँ कोई नौकरानी मिलती है तो। उसके बाद सोनम घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। अब रोजाना सोनम को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। वो सुबह उठकर झाड़ू पोछा लगाती थी और उसके बाद नहाकर घर के लोगों के लिए खाना बनाती थी। खाना बन जाने के बाद वो सबको खिलाकर फिर बर्तन धोया करती थी और फिर सभी घर वालों के कपड़े भी वही धोती थी। धीरे धीरे ये रोज का नियम बन जाता है और अब तो उसकी सास भी उससे ठीक से बात नहीं करती थी। पता नहीं सासू माँ को क्या हो गया है, जब मैं नई नई आई थी तब तो ये मुझसे इतना प्यार करती थी, अब ना जाने इनको क्या हो गया है, मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। धीरे धीरे सोनम की सास का सोनम पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। केवल उसकी सास का ही नहीं बल्कि उसका देवर भी उस पर अत्याचार करता था। वो दोनों मिलकर सोनम को बहुत परेशान करने लगे। एक दिन की बात है, सोनम पोछा लगा रही थी, तभी नितिन वहाँ से जाने लगा तो सोनम ने कहा, नितिन अभी मैंने पोछा लगाया है, ज्यादा आना जाना मत करो वरना पैरों के निशान पड़ जाएंगे। आपने पोछा लगाया है तो क्या मैं आना जाना बंद कर दूं? अगर मुझे काम होगा तो मैं आऊँगा भी और जाऊँगा भी, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, समझी? नितिन आप ये मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, रुकिए मैं अभी आपकी मम्मी जी से शिकायत करती हूँ। इतना कहकर सोनम अपनी सासू माँ को बुलाती है और कहती है, सासू माँ देखिए नितिन मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। मम्मी मुझे काम था इसलिए मैं यहाँ से जा रहा था, तो ये मुझे कह रही हैं कि अभी पोछा मारा है यहाँ से मत जाओ। अब ये मुझे बताएंगी कि मेरे घर में मैं कहाँ से आऊँ और कहाँ से जाऊँ? तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। मनोज लड़की मेरे बड़े बेटे का खून चूस चूस कर तो तूने उसे पतला दुबला कर दिया है। अब क्या मेरे छोटे बेटे पर तेरी नजर है? खबरदार, जो तूने इसे किसी भी चीज के लिए कुछ भी कहा तो तेरे टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझी? लेकिन मम्मी जी मैंने तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के लिए कहा था और वो भी बहुत प्यार से कहा था। अगर नितिन मुझे बता देते इनको काम है तो मैं कुछ नहीं कहती। ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? वरना 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुझे घर से बाहर निकालने में। मैं आपकी बहू हूँ मम्मी जी, और इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना आप लोगों का है। इस तरह आपको मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है, समझी आप? सोनम जब ये बातें बोल रही थी तब उसके देवर ने उसके फोन में रिकॉर्डिंग कर ली और जब शाम को उसका भाई घर लौटा तो उसने वो रिकॉर्डिंग अपने बड़े भाई को सुना दी
अपनी माँ पर इस तरह सोनम को चिल्लाता देख विनोद को बहुत गुस्सा आया और उसने सोनम की खूब पिटाई की और तीनों माँ बेटे ने मिलकर सोनम को घर से निकाल दिया। सोनम उनके सामने रोती बिलखती रही, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। मुझसे गलती हो गई सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से अकेले गाँव कैसे जाऊँगी? मुझे तो रास्ता भी नहीं देखा हुआ है। सोनम की कोई भी बात वो लोग नहीं सुनते। सोनम वहाँ से अपने घर कैसे जाती, उसे तो रास्ता भी नहीं पता था। वो इसी तरह कहीं भी जाने लगी। चलते चलते वो जंगल में पहुँच गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। मैं अपने पापा के पास कैसे जाऊं? मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सोनम चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गई। धीरे धीरे रात होने लगी। वो रात बहुत काली थी, इसलिए सोनम को बहुत डर लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो अमावस की रात आने में समय है, फिर रात आज इतनी काली क्यों है? कहीं आज चांद पर ग्रहण तो नहीं है? पता नहीं रात आज इतनी काली क्यों है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर आकर मुझे खा न जाए। तभी सोनम को कुछ आवाज सुनाई देती है। सोनम आवाज सुनकर डर जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। सोनम धीरे धीरे आवाज का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंचती है। वहां वो देखती है कि दो परियां आपस में बातें कर रही है। चंद्रघटा परी, हमने चांद को तो चुरा लिया है, लेकिन अब हमें चांद को सही जगह ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आसमान में चांद नहीं है। और अगर बात जंगल के पीछे वाली गुफा की जादूगरनी को पता चली तो वो हम दोनों को मौत के घाट उतार देगी। तुम्हें पता है ना वो कितनी शक्तिशाली है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें जल्दी से चांद को ले जाकर रानी परी को दे देना चाहिए, फिर पूरी दुनिया पर हम परियों का राज होगा। दोनों परियों की बात सुनकर सोनम सोचती है, हे भगवान, ये क्या होने वाला है? अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया संकट में पड़ जाएगी। मुझे जल्दी से जिस जादूगरनी की ये बात कर रहे हैं उसके पास जाना होगा। सोनम भागते भागते जंगल के पीछे की एक गुफा के पास पहुंचती है और बिना देर लगाए उस गुफा के अंदर घुस जाती है। उस गुफा के अंदर एक जादूगरनी मंत्र का जाप कर रही थी। सोनम कहती है, जादूगरनी जी, जल्दी उठिए। कुछ परियों ने मिलकर हमारे चांद की चोरी कर ली है और वो लोग उसे लेकर अपने परीलोक में जा रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो हमारी पृथ्वी संकट में पड़ जाएगी और मैंने उनके मुंह से सुना है कि सिर्फ आप ही उनसे लड़ सकती हो। क्या कहा तुमने? जिस बात का डर था वही हुआ। तुम जल्दी चलो मेरे साथ। उसके बाद जादूगरनी और सोनम जंगल के बीच वाली उसी गुफा में पहुंचती है, लेकिन तब तक दोनों परियां वहां से जा चुकी थी। फिर जादूगरनी और सोनम जादुई झाड़ू पर बैठकर आसमान में उड़ने लगते हैं। तभी उन्हें दोनों परियां दिख जाती है। जादूगरनी उनका रास्ता रोकते हुए कहती है, हमारा चांद हमें लौटा दो, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चंद्रघटा परी, जल्दी चलो यहाँ से, इस जादूगरनी ने हमें देख लिया है। वो दोनों परियां जादूगरनी को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी जादूगरनी अपनी शक्तियों से उन दोनों परियों पर हमला कर देती है। वो दोनों परियां वहाँ से डर के मारे गायब हो जाती है और चांद जमीन पर गिरने लगता है। तभी सोनम जादुई झाड़ू की मदद से चांद को पकड़ लेती है और जमीन पर गिरने से बचा लेती है। उसके बाद जादूगरनी और सोनम मिलकर चांद को उसकी सही जगह पर लगा देते हैं और फिर दोनों वापस जमीन पर आ जाते हैं। जादूगरनी कहती है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो सोनम। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो आज ये चांद परियों के वश में हो जाता और फिर हम लोग भारी संकट में पड़ जाते। आज तुमने पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ी संकट आने से बचा लिया है। शुक्रिया जादूगरनी जी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, इतने घने जंगल में कोई इंसान आता जाता नहीं है, फिर तुम यहाँ कैसे आई? उसके बाद सोनम जादूगरनी को अपनी सारी बात बताती है। सोनम की सारी बातें जानने के बाद जादूगरनी कहती है, तुमने इतना बड़ा काम किया है, उसके बदले मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास छोड़कर आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी। उसके बाद जादूगरनी सोनम को लेकर उसके पापा के पास जाती है। अपनी बेटी को रात में इस तरह घर आता देख किशन लाल घबरा जाता है। क्या हुआ बेटी, तुम इस समय यहाँ और तुम्हारे साथ ये कौन है? पापा, ये जादूगरनी है। आज कुछ परियों ने चांद की चोरी कर ली थी, इन्हीं की वजह से आज चांद वापस अपनी जगह पर है। और रही बात मेरे ससुराल वालों की, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है पापा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद सोनम अपने पापा को सारी बात विस्तार से बताती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी।
यदि आज आप मेरी बेटी को मेरे पास नहीं लाती तो पता नहीं इसका क्या होता। उसके बाद जादूगरनी किशन लाल के छोटे से घर को बहुत बड़ा घर बना देती है और उन्हें बहुत सारा धन दौलत देकर वहाँ से चली जाती है। इतनी सारी धन दौलत पाकर वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं और रईसी से रहने लगते हैं। किशन लाल अपनी बेटी का विनोद से तलाक करवा देता है और उसकी दूसरी शादी कर देता है। अब किशन लाल भी अपने जीवन में खुश था और उसकी बेटी भी अपने दूसरे वैवाहिक जीवन में बहुत खुश थी। सिंड्रेला परी की शादी। बादलों के बीच परीलोक की दुनिया में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर परी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो जितनी दिखने में सुंदर थी उतनी ही नेक और दयालु थी। वो अक्सर पृथ्वीलोक घूमने जाया करती थी। उसे पृथ्वीलोक का वातावरण बहुत ही मनमोहक और आकर्षक लगता था। एक बार की बात है, सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक में एक छोटे से गांव में घूमने गई। वो सभी गांव में घूमी रही थी कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। अरे ये क्या, लगता है बारिश होने वाली है। चलो वापस परीलोक लौट चलते हैं। आज हम पृथ्वीलोक ढंग से घूम भी नहीं पाए। इस मौसम को भी अभी खराब होना था क्या? उदास मत हो, कल दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला अपनी सहेलियों के साथ परीलोक जाने के लिए उड़ने वाली ही थी कि तभी उसकी जादुई सैंडल टूट गई। ओह, मेरी जादुई सैंडल टूट गई। सिंड्रेला, अब तुम परीलोक कैसे जाओगी? इतने में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? जब तक मेरी जादुई सैंडल ठीक नहीं हो जाती मैं परीलोक वापस नहीं लौट सकती हूं। रो मत सिंड्रेला, हम है ना, हम तुम्हें अकेला छोड़कर परीलोक वापस नहीं जाएंगे। पर हमारी मदद कौन करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से एक नौजवान बारिश में भीगते हुए जा रहा था, लेकिन सिंड्रेला परी के रोने की आवाज सुन यकायक उसके कदम अचानक रुक गए और वो उन तीनों परियों के पास गया और बोला, मेरा नाम शंकर है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? तुम एक साधारण मनुष्य हो, भला तुम हमारी क्या मदद कर सकती हो? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? देखिए, मुझे एक बार मौका तो दीजिए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। जूली और रूबी, मुझे लगता है हमें इन्हें अपनी परेशानी बता देनी चाहिए। सुनो, मेरा नाम सिंड्रेला परी है। दरअसल मेरी परेशानी का कारण है मेरी सैंडल जो टूट गई है। इस सैंडल की सिलाई उतर गई है। जब तक मेरी सैंडल ठीक नहीं हो जाएगी इसका जादू काम नहीं करेगा। मुझे अपने परीलोक वापस लौटना है। जब तक मैं अपनी जादुई सैंडल पैरों में नहीं पहनूंगी तब तक मैं अपने परीलोक वापस नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। दरअसल मैं पेशे से एक मोची हूँ और जूते चप्पल जोड़ने का काम करता हूँ। मैं अभी आपकी जादुई सैंडल ठीक कर देता हूँ। क्या सच में? क्या तुम मेरी टूटी हुई सैंडल ठीक कर सकते हो? फिर तो मैं परीलोक वापस लौट सकती हूँ। जल्दी से मेरी सैंडल ठीक कर दो। रुकिए, मैं अभी अपने थैले से सामान निकालता हूँ। अरे ये क्या, मेरे थैले में तो पानी भर गया है, सारा सामान भी गीला हो गया है। अब मैं आपकी सैंडल कैसे ठीक करूँगा? रुको, मैं तुम्हें अभी जादुई सुई धागा देती हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने हवा में हाथ घुमाया और उसके हाथों में जादुई सुई धागा प्रकट हो गया। शंकर ने फौरन उस जादुई सुई धागे से सिंड्रेला परी की टूटी हुई सैंडल अच्छे से सिल दी। ये लीजिए परी, आपकी टूटी हुई सैंडल बिल्कुल ठीक हो गई। अरे हाँ, सचमुच ये सैंडल तो बिल्कुल ठीक हो गई। इसे देखकर तो लगता भी नहीं है कि कभी टूटी भी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा परी जी? जैसे आप लोगों की मदद करती हैं, वैसे ही हम मनुष्य का भी फर्ज है मुसीबत में हर किसी की मदद करना। बस मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। तुमने मेरे लिए इतना किया, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। नहीं परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चलता हूँ। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैं सुबह से काम पर निकला हुआ था और बारिश के कारण आज घर पहुँचने में मुझे देर हो गई। सच में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ वापस परीलोक पहुँच गई। वहीं दूसरी ओर शंकर भीगते हुए घर पहुँचा तो शंकर की माँ जानकी बोली, अरे बेटा, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो, जल्दी से कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगे। मैं तब तक तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना देती हूँ। शंकर ने फौरन अपने कपड़े बदले और रास्ते में हुई घटना के बारे में माँ को बताया। बेटा, तूने अच्छा किया जो परी से कुछ नहीं मांगा। हमारे पास जितना है हम उसी में खुश है।
चलो अब जल्दी से खिचड़ी खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर परीलोक में सिंड्रेला परी अक्सर खोई खोई रहने लगी। सिंड्रेला परी को उदास देख सहेली जूली परी बोली, क्या बात है सिंड्रेला, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत गुमसुम सी लग रही हो, न हमसे अच्छे से बात करती हो। जूली, दरअसल पिताजी मेरे लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ मैं उस युवक को अपना जीवन साथी बनाऊं जो मुझे पृथ्वी लोक में मिला था। वो युवक सबसे अलग है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। मैं शंकर से प्यार करने लगी हूँ। पर सिंड्रेला, उस युवक से आपका शादी होना असंभव है, क्योंकि वो पृथ्वी लोक में रहता है और परीलोक में उसका आना संभव नहीं। मुझे एक बार माता पिता से बात करना चाहिए। मुझे विश्वास है यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी शादी शंकर के साथ अवश्य होगी। सिंड्रेला ने अपने माता पिता को शंकर के बारे में बताते हुए उससे शादी करने की इच्छा रखी। ये सब सुन सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला बेटी, तुम जानती हो पृथ्वी लोक के वासियों का हमारे परीलोक में आना असंभव है, पर तुम उस युवक से प्रेम करती हो, इसलिए हम उस युवक से तुम्हारा विवाह सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकते हैं। कैसी शर्त पिताजी? उसे सबसे पहले परीलोक आना होगा। यदि वो इस शर्त को पूरा कर लेता है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य कर दूंगा। पिता की बात सुन सिंड्रेला सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? मैं शंकर को परीलोक कैसे लेकर आऊं? मुझे पृथ्वी लोक जाकर शंकर से मिलना होगा। ऐसा सोचकर सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक में शंकर को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची और उसे अपने दिल की बात बताते हुए बोली, शंकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं विवाह करूँगी तो सिर्फ तुमसे। परी जी, मैं तो पृथ्वी लोक में रहने वाला एक गरीब मोची हूँ और आप परी लोक की सुंदर परी। भला मेरी और आपकी क्या बराबरी? नहीं शंकर, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। नहीं परी जी, आप मेरी बात मानो तो परीलोक वापस लौट जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक बार मेरे साथ परीलोक मेरे माता पिता से बात करने चलो प्लीज। उन दोनों की बात सुन शंकर की माँ जानकी बोली, शंकर बेटा, मैंने सिंड्रेला परी की आँखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम देखा है और मुझे भी सिंड्रेला परी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ तुम सिंड्रेला परी के साथ परीलोक जाओ और विवाह करके सिंड्रेला परी को बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। पर माँ, मैं परीलोक कैसे जाऊँगा? मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ थोड़ी ना है। तुम चिंता मत करो शंकर, इसका उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? तुम मेरा हाथ कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें परीलोक ले चलूंगी, लेकिन बीच रास्ते में गलती से भी मेरा हाथ मत छोड़ना। ठीक है परी जी। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं और सिंड्रेला परी को तुम्हारी बहू बनाकर ला सकूं। अपनी माँ जानकी से विदा लेकर शंकर ने सिंड्रेला परी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके बाद सिंड्रेला परी जादुई सैंडल की मदद से आसमान में उड़ने लगी। वो अभी परीलोक से कुछ दूरी पर ही थे, तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी। अरे, ये तेज तेज हवाएं कैसे चल रही हैं? अभी तो मौसम साफ था। परी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घबराओ नहीं शंकर, बस तुम मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। ये देख सिंड्रेला परी बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परी जी, मौसम तो अपना रंग रूप बदलता ही रहता है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी तेज तूफान आ गया। शंकर, मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तूफान इतना भयंकर था कि शंकर की हाथों की पकड़ ढीली होने लगी। तभी शंकर ने फौरन अपनी जेब से धागा निकाला, फिर परी और अपने हाथों में कसकर बांध दिया। ये देख सिंड्रेला परी बोली, ये तुमने हाथों में क्या बांध दिया? सिंड्रेला परी, ये वही जादुई धागा है जो आपने मुझे दिया था। अब यही धागा हमें सही सलामत परीलोक तक पहुँचाएगा। इस तरह दोनों भयंकर तूफान से बचते हुए परीलोक पहुंच गए। सिंड्रेला परी ने शंकर को अपने माता पिता से मिलवाया। तभी सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला, मुझे लगा था शंकर कभी परीलोक नहीं आ पाएगा। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? जब तुम शंकर के साथ आ रही थी तब मैंने जानबूझकर अपनी जादुई शक्तियों से तेज हवाओं और तूफान को प्रकट किया ताकि तुम दोनों का साथ छूट जाए। लेकिन तुम दोनों का सच्चा प्रेम और शंकर की सूझबूझ देखकर मैं हार गया। क्या? तो वो सब कुदरती नहीं था, बल्कि वो सब आपने करवाया था। पर क्यों पिताजी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था बेटी कि तुम एक साधारण मनुष्य से विवाह करो, लेकिन तुम दोनों के बीच प्रेम देखकर मैंने अपना विचार अब बदल दिया है। सिंड्रेला बेटी, मैं तुम्हारी शादी शंकर से करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ तुम्हें शंकर जैसा बेहतर जीवन साथी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है सिंड्रेला बेटी। सच में पिताजी,
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पृथ्वी लोक में एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर रह सकूं। सिंड्रेला परी के माता पिता बड़े ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह किया और उसे खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया। उस दिन से सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक पर अपने पति शंकर और सास जानकी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।